हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स लेक्चर सीरीज़ में आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिक कंडीशन से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बेस पर हैं और आपके जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो आप एंड तक देखिए। इसमें न्यूमेरिकल रिवीजन होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक टैक्सेबल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। ओके, पहले तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको पता होना चाहिए हम कैसे कंडीशन को चेक करते हैं। कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है इंडिविजुअल का, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा? अगर टेस्ट ए फुलफिल करता है। अगर टेस्ट ए फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है? जब वो टेस्ट ए फुलफिल करता है प्लस टेस्ट बी की कंडीशंस फुलफिल करता है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है? जब वो टेस्ट ए फुलफिल करता है प्लस टेस्ट सी की कंडीशन फुलफिल करता है। ओके, रेजिडेंस इन इंडिया के लिए हम सेक्शन 6 में बताया गया है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसकी जो दो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? ए और बी दो कंडीशन है। ए कंडीशन है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज तक इंडिया में रहता है तो उसको हम रेजिडेंट कहेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखिए, हमारा अभी जो असेसमेंट ईयर है 2020 एंड 21 है, तो इसका रेलिवेंट प्रीवियस हमारे पास 2019 एंड 20 है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 है। ओके, टेस्ट ए की ए कंडीशन ये थी। इन केस मान लो कि ए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम बी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन बी क्या है? हम देखेंगे कि वो 4 ईयर्स प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। उसके 4 प्रीवियस ईयर देखेंगे कि उन 4 प्रीवियस ईयर्स में इंडिविजुअल 365 डेज तक इंडिया में रहा है। अगर रहा है तो हमें एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी वो इंडिया में होना चाहिए। तो अगर वो सेकंड कंडीशन फुलफिल करता है प्लस 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उसको तब भी हम उसको रेजिडेंट ही कहेंगे। तो इसमें बहुत एक सिंपल सी थ्योरी है। अगर मान लो आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं और आप टेस्ट ए को फुलफिल कर लेते हैं, टेस्ट ए की कंडीशन ए को फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको कंडीशन बी देखने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन बी आप तभी देखेंगे अगर कंडीशन ए फुलफिल नहीं होती है तो। ओके, टेस्ट बी क्या है? हम चेक करते हैं कि इंडिविजुअल, चलो टेस्ट ए में हमें पता चल गया कि वो रेजिडेंट है, तो क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो उसके लिए टेस्ट बी देखेंगे। टेस्ट बी ये कहता है कि ये हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होता है, हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होता है, जैसे हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 1920, उसके लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल 2 प्रीवियस ईयर्स तक क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या? कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के 7 प्रीवियस ईयर तक हम देखेंगे। जैसे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20, तो उसके 7 प्रीवियस ईयर तक वो इंडिया में 730 डेज तक इंडिया में होना चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। ओके, ये दोनों कंडीशन देखने के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, एक और है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, टेस्ट सी जिसे हम कहते हैं। उसमें हम क्या चेक करेंगे? टेस्ट सी ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 यानी टेस्ट ए को फुलफिल कर लिया है, वो टेस्ट बी को वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम टेस्ट सी देखते हैं। टेस्ट सी क्या है? कि वो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 9 प्रीवियस ईयर तक क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 729 डेज या उससे कम दिन इंडिया में होना चाहिए। ठीक है ना? अगर 730 डेज या उससे ज़्यादा हो गया तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कहलाया जाएगा ना। तो इन दोनों कंडीशन में अगर वो किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सिंपल सी बात है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का टेस्ट ए फुलफिल हुआ प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई टेस्ट बी की। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को फुलफिल किया उसने, प्लस सेक्शन सी की टेस्ट सी की कोई एक कंडीशन फुलफिल की। ठीक है, इन दोनों में बहुत इजी है।
कंडीशन ऑफ रेजिडेंट ये रिपीट हो रहा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशंस। अब देखिए ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसकी हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर बी जो एक मैरिड सिटीजन है इंडिया में, और उसने क्या किया है, पहली बार वो जर्मनी में गया, 15 सितंबर को गया बिजनेस ट्रिप के लिए, और वापस रिटर्न आया 5 जून 2019 को आया। तो उसने अपना बिजनेस भी चलाया हुआ था कलकत्ता में, चलो उसका तो कोई फर्क नहीं है, वो इंडिया में तो नहीं था ना उस टाइम पीरियड पे। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अब देखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 स्टे ऑफ मिस्टर बी इन इंडिया, मिस्टर बी का स्टे कितना रहा इंडिया में, तो हम इसको काउंट करेंगे 5 जून 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितने दिन इंडिया में रहा। तो आप डेज काउंट कर लीजिएगा, ये देखिए जून के 26 डेज हो गए ना, और जुलाई के 31 हो गए, ठीक है, अगस्त के हमारे 31 हो गए, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31। ये 29 क्यों लिखा, क्योंकि 2020 क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो उसमें 29 डेज होते हैं, प्लस 31 मार्च, ये सारा काउंट करके 301 डेज आता है। इसका मतलब है कि उसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे नहीं। अब हम टेस्ट बी को चेक करेंगे। टेस्ट बी को चेक करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर तक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20, उसके 10 प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2009-10 से स्टार्ट होकर के 18-19 तक होंगे। इन सबको अगर हम काउंट करते हैं, सिर्फ एक ही साल ऐसा है जिसमें वो नॉन रेजिडेंट है, बाकी के साल में तो रेजिडेंट है ना। तो इसका मतलब है कि वो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर लेगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज, कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, अगर हम 7 प्रीवियस ईयर देख भी लें, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो उसके 7 प्रीवियस ईयर हमारे उससे ज़्यादा दिन नहीं होगा। तो ये जो इंडिविजुअल है मिस्टर बी, वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब है इनकम टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, और बेसिकली इसमें बताया गया है, पर्टिकुलर्स में टाइप ऑफ इनकम बताया गया है, और ये कहा गया है कि अगर इस टाइप की इनकम है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की केस में टैक्सेबल होगी, NOR यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो इस चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे। पहला है कि अगर कोई भी इनकम रिसीव की गई है इंडिया में, या इंडिया में रिसीव की गई मानी गई है, whether received or deemed to be received in India, whether earned in India or elsewhere। बोलने का मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में तुमने उसको चाहे अर्न किया हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रिसीव की गई है या इंडिया में रिसीव की गई मानी गई है, तो ये तीनों ही केस में क्या होगा, तीनों ही केस में टैक्सेबल होगा। ओके, दूसरा है कि अगर इनकम विच occur or arise or deemed to be occur or arise in India during the previous year, whether received in India or elsewhere। मतलब कोई भी इंडिया अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, कोई भी इनकम अगर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, तो चाहे आपने दुनिया के किसी भी कोने में उसको अर्न क्यों ना किया हो, ये भी तीनों केसेस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। इनकम विच occur or arise outside India and received outside India from a business controlled from India। अब इनकम आप रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में कर रहे हैं, अराइज भी आउटसाइड इंडिया में हुई, लेकिन अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो पहले दो केसेस में टैक्सेबल होती है, तीसरे केस में टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है, सपोज बिजनेस का कंट्रोल किसी और कंट्री से है, तो एक केस में टैक्सेबल होगी, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। Income which occur or arise outside India and received outside India in the previous year from any other source। ओके, जो कि आप कहीं बाहर भी रिसीव कर रहे हैं, और अराइज भी बाहर ही होती है, और इनकम का सोर्स भी अदर सोर्सेज में आता है, तो उस केस में पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। पहले केस में टैक्सेबल, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम विच occur or arise outside India and received outside India during the year preceding the year and remitted to India during the previous year। कि ऐसी कोई इनकम है जो कि बाहर ही आप अर्न करते हैं, बाहर ही आप रिसीव करते हैं, लेकिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में भेजी गई, तो भी वो पहले केस में टैक्सेबल होती है, बाकी केसेस में टैक्सेबल नहीं होती है।
अब ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो तीनों ही केस में ये एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, अगर कोई पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इंडिया में भेजी जाती है तो ये भी तीनों ही केसेस में क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। ओके, दिस इज वन प्रैक्टिकल। अब इसमें देखिए, इसमें आपको वही बताना है कि तीनों केसेस में किस तरीके से इनकम टैक्सेबल होगी। पहला केस है कि डिविडेंड जो है वो रिसीव किया गया है इंडियन कंपनी से, तो ये तो क्लियर है आपको ना, ये मैंने आपको समझाया भी कि ये तीनों ही केसेस में क्या होता है, एग्जेम्प्टेड। देखिए मैंने टैक्स लाइबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, नील, तीनों केसेस में नील लिखा है। ओके, दूसरा है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन इंडिया। अब ध्यान से देखिए कि रिसीव कहाँ किया है, इंडिया में किया है ना, तो तीनों ही केसेस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इनकम विच रिसीव्ड इन इंडिया, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड और नॉट इन इंडिया, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आपने उसको अर्न किया हो लेकिन रिसीव इंडिया में किया है, तो तीनों ही केसेस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। देखिए, लुक एट दिस स्लाइड, तीनों ही केसेस में क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड देयर, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये वाला है ये, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड देयर, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब आपको पाकिस्तान में प्रॉफिट हो रहा है, डिपॉजिट भी आपने वहां पे किया है, लेकिन बिजनेस कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है ना। अब देखो, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है तो पहले दो केसेस में टैक्सेबल कर दो आंखें बंद करके, तीसरे केस में नॉन टैक्सेबल होगा। पहले दो केसेस में टैक्सेबल, तीसरे केस में नॉन टैक्सेबल। आपको इनकम रिसीव की है आपने, अर्नड इन इटली एंड रिसीव्ड देयर, इनकम अर्नड इन इटली एंड रिसीव्ड देयर। इटली इंडिया में आता है नहीं, इंडिया में नहीं आता, इटली बाहर आता है, तो पहले केस में टैक्सेबल, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, पुणे कहाँ होता है, पाकिस्तान में आता है पुणे, इंडिया में आता है, इंडिया में आता है, तो तीनों ही केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया में। मैंने क्या कहा था, अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है आंखें बंद करके तीनों केस में टैक्सेबल कर दो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान एंड डिपॉजिटेड देयर, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड देयर 50,000, इस केस में क्या होगा, पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा, पहले केस में टैक्सेबल, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इंडिया में आ रही है, तीनों केसेस में नील, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इंडिया में आ रही है, तीनों केसेस में नील। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तीनों केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका। ओके, इनकम का सोर्स कहाँ पर है, इंडिया में, जहां मर्जी रिसीव कर रहे हो, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे है, इंडिया में, तीनों ही केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा भाई, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन अमेरिका बट ब्रॉट इन इंडिया, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया बट ब्रॉट इन इंडिया। अब इनकम को आप अर्न भी कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में, रिसीव भी कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में, लेकिन आप उसको इंडिया में ले आए। दिस इज रेफरेंस टू कंडीशन नंबर 5, पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन अमेरिका बट ब्रोट इन इंडिया, ठीक है, पहले केस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर कंट्रोल्ड फ्रॉम हेड ऑफिस लंदन, अब लंदन इंडिया में तो है नहीं, इंडिया से बाहर है, मैंने आपको क्या समझाया, अगर हेड ऑफिस इंडिया में होगा, कंट्रोल बिजनेस का इंडिया में होगा, दो केसेस में टैक्सेबल, तीसरे केसेस में नहीं। कंट्रोल इंडिया से बाहर है, पहले केस में टैक्सेबल, बाकी के केस में टैक्सेबल नहीं। लास्ट में आपने क्या करना है, तीनों का टोटल कर लेना है। ओके क्लास, टैक्सेबल स्लैब ऑफ इंडिविजुअल है। अब आपको पता होना चाहिए, हमारा जो इस बार फाइनेंस बजट आया था उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि दिस इज ऑप्शनल, चाहे आप लास्ट ईयर का टैक्स स्लैब फॉलो करो, चाहे आप इस ईयर का फॉलो करो। तो ये 1920 का है, आप चाहे तो 2021 का भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो गलत नहीं होगी, सही होगी, क्योंकि हमारे फाइनेंस बजट में दिस इज ऑप्शनल, चॉइस है बंदे की, चाहे वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करे, चाहे वो इस ईयर के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करे। तो ये स्लैब आपको पता होना चाहिए, ये देखिए विजिबल है, आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रही हूँ।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या कहती है कि अमिता जो है वो वर्किंग है एमएनसी कंपनी में दिल्ली में और मंथली सैलरी उसको 1,50,000 मिल रही है। आपको क्या कंप्यूट करना है, उसकी टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। पहले तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, हमारा जो इनकम टैक्स हमारा एप्लीकेबल होता है वो एनुअल इनकम पर होता है, मंथली पे नहीं होता, एनुअल इनकम पे होता है। तो पहले हम उसकी एनुअल सैलरी कंप्यूट करेंगे और आपको पता है एनुअल सैलरी कंप्यूट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। दिस इज 18 लाख। अब हम स्लैब के अकॉर्डिंगली उसका टैक्स कैलकुलेट करते जाएंगे। 2.5 लाख तक क्या है, नील। 2.5 से 5 लाख तक कितना है, 5%। तो उसका 2.5 से 5 लाख तक जो उसकी इनकम है उसको कितना देना पड़ेगा, 12,500। क्लास मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा है, दिस इज़ 50 लाख, बट दिस इज़ बाय मिस्टेक आई थिंक, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो 5 लाख टू 10 लाख है, यहाँ भी एक ज़ीरो ज़्यादा है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5 लाख से 10 लाख कितना है, 20%। तो 5 लाख से 10 लाख तक कितना होता है, 5 लाख हुआ ना, तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख, ये टैक्स बन गया। फिर उसकी इनकम तो 18 लाख है, तो 10 से 18 लाख तक वो कितना कमा रही है, 8 लाख कमा रही है। 8 लाख का 30% कितना हुआ, 2,40,000। तो इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 3,52,500। अब हम देखेंगे उसकी इनकम पे सरचार्ज लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए इनकम पे सरचार्ज तब लगता है कि अगर एनुअल इनकम जो है 50 लाख को एक्सीड कर जाती है और 1 करोड़ से कम होती है, तो हमारे पास 10% सरचार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, सरचार्ज तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा। एजुकेशन सेस 3,52,500 का 4%, दिस इज इक्वल टू 14,100। दिस इज इक्वल टू 14,100। अब दोनों को ऐड कर दो, 3,52,500 प्लस 14,100, इन दोनों को ऐड कर दिया तो अमिता की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 3,66,600। दिस इज टैक्सेबल इनकम ऑफ अमिता। अब हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल की तरफ भी आप एक नज़र डालिए। इसमें क्या है कि मिस्टर एक्स जो है इनका चंडीगढ़ में एक हाउस प्रॉपर्टी है फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। उनकी म्यूनिसिपल वैल्यू 3,50,000 है, फेयर रेंट 3,80,000 है, स्टैंडर्ड 3,60,000 है। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट 3,60,000 है, एनुअल वैल्यू 3,60,000 है, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ है, अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ओनर, हाफ पेड बाई ओनर 15,000 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट करवाया था, हाई लो हाई, हाई लो हाई का कॉन्सेप्ट करवाया था, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले हम कंपैरिजन करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू का फेयर रेंट के साथ, म्यूनिसिपल वैल्यू का फेयर रेंट के साथ, विच एवर हायर मीन्स इन दोनों में हायर क्या है, 3,80,000। 3,80,000 का कंपैरिजन हम करेंगे अब किसके साथ, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन किया। तो हमारे इन दोनों में अब हम देखेंगे कि विच एवर लेस क्या है, 380 है, 360 है, 3,60,000 ना, तो हमने 3,60,000 की वैल्यू सेलेक्ट कर ली, 3,60,000 सेलेक्ट कर लिया। यानी हाई लो कंसेप्ट हमने दोनों कंसेप्ट फॉलो कर लिए। अब तीसरा हाई फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे एनुअल वैल्यू कितनी है, एनुअल वैल्यू देखो लिखा हुआ है 30,000। 30,000 अगर पर मंथ का है तो साल का कितना हो गया, 3,60,000 हो गया। लेकिन अब आपको एक और बात याद रखनी है, आपको चेक करना है कि एग्जामिनर ने कहीं आपको अनरियलाइज्ड रेंट तो नहीं दे करके रखा, क्योंकि ये जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है उसको हम एनुअल वैल्यू में पहले ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, 30,000। तो 3,60,000 में 30,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारी एनुअल वैल्यू कितनी है, 3,30,000। अब इस वैल्यू को का हम कंपैरिजन करेंगे, इस वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 3,60,000। तो इसका मतलब है कि अब हम जो अगली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, हाई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वो कितनी होगी, 3,60,000। और इसी हाई वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये कितनी आ गई हमारी, 3,60,000। अब हम इसमें माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। याद रखिए म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस होते हैं अगर ओनर ने पे किए हों, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाफ ओनर ने पे किए हैं, इसका मतलब है हाफ किराएदार ने पे किए होंगे। तो जो किराएदार ने हाफ पे किए वो यहाँ हम माइनस क्यों करें। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं कि भाई म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी अगर ओनर ने पे किया हो ना, क्योंकि फायदा किसको हो रहा है,
टैक्स किसका सेव होगा, ओनर का होगा ना। तो यहाँ पे ओनर बड़ा चालाक था, हाफ तो टेनेंट से पे करवा दिए, हाफ अपने आप पे किए। तो टैक्स अथॉरिटीज ने भी कहा कि कोई बात नहीं, अब हम आपको यहाँ पे जो डिडक्शन देंगे वो हाफ देंगे। तो एक्चुअली जो टैक्सेस पे किए हैं 15,000, लेकिन ओनर ने कितने पे किए 50%, यानी 7,500। तो इसको अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने माइनस किया तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 3,52,500। नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 3,52,500। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ओके, 3,52,500 का 30% कितना होता है, 1,05,750। इनको माइनस करना है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है नेट एनुअल वैल्यू में माइनस होती है। तो हमारे पास टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी कितनी थी, 2,46,750। ओके, अब दिस इज लास्ट न्यूमेरिकल, कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन में मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो मैंने कैपिटल गेन की स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी, कि कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। अब देखो, कोई भी एसेट अगर 36 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एसएससी अपने पास रखता है, इसका मतलब है दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिस इज वेरी मच क्लियर, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि एसएससी यहाँ पे कब एक्वायर कर रहा है एसेट को, 2003 में। उसके बाद एसएससी ने 90,000 उसकी इंप्रूवमेंट में खर्च किया है, 90,000 फिर से 2010 में उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए खर्च किया है, और इंडेक्स्ड कॉस्ट भी दी है। तो ये क्लियर है कि दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमेशा जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही फाइंड आउट की जाती है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया कि एसेट को सेल किया गया है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपको ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की, आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ही फाइंड आउट कर दीजिए कि आपकी एसेट की इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। इज इट क्लियर। तो यहाँ देखिए, ये तो वैसे फॉर्मूला होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हम ये सारा कुछ माइनस करते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ स्लाइड में शेयर किया था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जो सेल की वैल्यू होती है, उसमें एक्विजिशन की इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, इंप्रूवमेंट की इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ट्रांसफर की इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर उसी डेट को होता है जिस डेट को सेल हो रही है, तो उस डेट में कोई भी इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन माइनस होती है, फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कहीं भी सेल की बात नहीं की गई है, आपको पहले बता रही हूँ। तो हमने क्या करना है, इसमें इंडेक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर लेनी है। परचेज की इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ये देखिए, आपने 6 लाख की एसेट खरीदी। 6 लाख की एसेट आप कब खरीदे, 2003 में खरीद रहे हो। तो 2003-4 में हमारी इंडेक्स कितनी चली हुई थी, 160 चली हुई थी। आपको रिमेंबर है ना, मैंने आपको समझाया था कि ये जो कॉस्ट होती है एक तरीके से इन्फ्लेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि 2003-4 में जो एसेट की वैल्यू है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है 2019-20 या 20-21 में वही वैल्यू है, उसी एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी होगी ना, इन्फ्लेशन कॉस्ट उसमें ऐड हुआ होगा, इसलिए हमको इंडेक्सड कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। तो 2003 में अगर आपने 6 लाख की एसेट खरीदी थी, तो अब हम 19 और 20 के इंडेक्स के अकॉर्डिंगली देखें, 2019 एंड 20 के इंडेक्स के अकॉर्डिंगली देखें, यहाँ बेटा कहीं भी सेलिंग की बात नहीं की गई है। वैसे अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन सेलिंग इंडेक्स के साथ करते हैं, सेलिंग की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो हमने क्या करना है, 1920 में जो इंडेक्स दिया है उसी के अकॉर्डिंगली इंडेक्सड कॉस्ट फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ देखिए, इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसी होगी, 6 लाख, और 1920 का इंडेक्स कितना चल रहा है, 280, और हमारे पास 2003 का इंडेक्स कितना था, 160 था। तो इसका मतलब एसेट की जो करंट कॉस्ट होगी आज के अकॉर्डिंगली कितनी आ गई, 10,50,000। अब हम इम्प्रूवमेंट की भी कॉस्ट निकालेंगे, और अब देखो यहाँ भी कहीं नहीं बताया गया है इम्प्रूवमेंट कब की गई है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जब एसेट को खरीदा गया 2003 उसी टाइम इम्प्रूवमेंट करवाई गई। तो इसका मतलब है कि हम सेम इंडेक्स लेंगे। ठीक है, सेम इंडेक्स कैसे होगा, 90,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 160, दिस इज इक्वल टू 1,57,500। उसके बाद अब हम करेंगे कि इसमें जो परफॉर्मेंस इन्हेंस की गई है, एसेट में परफॉर्मेंस इन्हेंस की गई है, ये कब की गई है, ये बताया गया है कि इसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस 2010 में की गई है। 2010 का इंडेक्स है 180। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 180, दिस इज इक्वल टू 1,40,000, दिस इज इक्वल टू 1,40,000। अब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे, तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 13,47,500। ठीक है, अब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे फाइंड आउट करना है, सपोज आपको बोला गया है कि एसएससी ने इस एसेट को 15 लाख में सेल कर दिया, 15 लाख में सेल कर दिया, तो सेलिंग ईयर
में कभी भी हम इंडेक्सड कॉस्ट नहीं फाइंड आउट करते, क्योंकि जिस साल सेल हो रही है हम देखेंगे कि एसेट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है, उसी को माइनस किया जाएगा ना। तो सेल तो 15 लाख ही रहेगी, 15 लाख में हमने क्या करना है, 13,47,000 को माइनस कर देना है। तो जो भी हमारे पास रिमेनिंग आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन सपोज आपको एग्जामिनर ने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक कैलकुलेट करके बता दीजिए दिस इज इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये क्लियर है, आप ये अच्छे से स्लाइड देखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड सी यू अगेन, बाय बाय।